जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स को स्टार्ट किया हुआ था, अपने साहब लेक्चर के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखा था। आज का हमारा लेक्चर भी बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर है। एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है जो रेयर चांसेस हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के आने के, लेकिन टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में से और इवन के आपके बोर्ड की जो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ हैं वो इन टॉपिक में से काफ़ी सारी उठाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर था हमारा बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 13 पीटीबी के अंदर, और बाकी जितने बोर्ड्स हैं उनके अंदर चैप्टर नंबर भी 12 है। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसका फर्स्ट वन टॉपिक है हमारे पास बेटा सोर्स ऑफ करंट। इसको डिफाइन करते हैं a device which maintain a constant potential difference across the terminals of the conductor to flow a smooth current from the conductor is called as source of current। के किसी भी एक कंडक्टर के टर्मिनल्स के दरमियान में एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कराने में जो हमें एक डिवाइस दरकार पड़ता है बेटा, उसे सोर्स ऑफ करंट कहा जाता है। काफ़ी सारे हैं जो हम फिज़िक्स के अंदर बेटा इनको देखेंगे। हमारे पास बेटा सेल होते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जिनसे हम करंट प्रोवाइड होते हैं। थर्मोकपल्स हैं हमारे पास जो कि हीट को बराह रास्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे होते हैं। सोलर सेल्स जो आजकल बहुत आम हैं बेटा, लाइट एनर्जी को बदल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और हम डेली लाइफ के अंदर इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। इसमें से अब आपके पास एक बेटा छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेल हमने पढ़े हैं ये दो तरह के हैं जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के दरमियान में फ़र्क करें, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बेटा यहाँ पर बनता है। तो व्हाट आर द प्राइमरी सेल्स, इनको डिफाइन करते हैं ऑल नॉन रिचार्जेबल सेल्स आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेल्स। हर वो तमाम सेल्स जिनको आप दोबारा से बेटा रिचार्ज ना कर सकें वो प्राइमरी सेल्स कहलाते हैं। जैसा कि आपने ड्राई बैटरीज को देखा होगा, आप उनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। छोटे सेल्स बेटा जो आपकी टीवी रिमोट के अंदर जो पहले इस्तेमाल होते थे, बाकी आपकी घड़ी के अंदर आपने सेल अपने देखे होंगे, इनको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इस तरह सेल को नाम दिया जाता है बेटा प्राइमरी सेल। दूसरे हैं हमारे पास बेटा सेकेंडरी सेल। ऑल रिचार्जेबल सेल्स आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल। हर वो तमाम तर सेल्स जिनको बेटा आप रिचार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं। जैसा कि आपने बैटरीज देखी होंगी, आपके पास ये जो लेड कैडमियम बैटरीज हैं, इनको आप दोबारा से रिचार्ज भी कर रहे होते हैं, यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं, रिचार्ज भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इनको बेटा नाम दिया जाता है सेकेंडरी सेल्स का। फिर इसके बाद किसी भी एक कंडक्टर में से करंट अगर फ्लो कर रहा हो, उसमें से करंट पास कर रहा हो, तो कुछ इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। वो इफ़ेक्ट क्या हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी एक मरतबा बना हुआ है आपने, बहुत आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि क्या कुछ इफ़ेक्ट हो सकते हैं किसी भी एक कंडक्टर में से करंट के पास करने के। सबसे पहला इफ़ेक्ट है बेटा हीटिंग इफ़ेक्ट। हीट प्रोड्यूस होती है जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है। अमूमी तौर पर बेटा डेली लाइफ के अंदर आपने देखा होगा, जब भी आप ये इस्त्री वगैरह चलाते हैं तो उसकी वायर्स वगैरह गर्म हो जाती हैं। तो वायर्स का गर्म हो जाना ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट होता है कि कंडक्टर में से जैसे ही करंट फ्लो करता है, हमने पढ़ा हुआ है कि एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं और यूं एटम्स की बेटा जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं ये इंक्रीज हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी बेटा आगे फर्दर एटम्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अब एटम्स लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से लार्ज एम्पलीट्यूड सामने आना, सर्टन एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के सामने अपोजिशन का ज़्यादा आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये उनके साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। तो रेजिस्टेंस भी यही है कि जब एटम्स लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उनके साथ कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट का फॉर द फर्स्ट टाइम जो कंसेप्ट दिया था बेटा वो जाउल्स थे, जिन्होंने अपना जाउल्स लॉ दिया था, और इस लॉ का फार्मूला था बेटा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। H हीटिंग इफेक्ट है, हीट प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट। आई करंट कितना कुछ फ्लो कर रहा है उसको स्क्वायर, आर यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, टी यहाँ टाइम नहीं है बेटा बल्कि टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल है कि मटेरियल का टेम्परेचर कितना कुछ वहाँ मौजूद है। तो ये जहन में रखिएगा। अब इसमें से वो सारी एमसीक्यूज बेटा आपने गौर रखनी है कि अगर तो
हीट और आर के दरमियान में रिलेशन देखा जाए, जब आप करंट को कांस्टेंट कर दें और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल को कांस्टेंट कर लेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन चला जाएगा। इसी तरह से आप करंट को कांस्टेंट कर दें, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल को कांस्टेंट कर दें तो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल और हीट के दरमियान में भी डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो सारे क्वेश्चंस वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करें और इनके ग्राफ देखें कि इस तरह के बनते हैं, जो फर्दर मैं इंशाल्लाह आपको डिस्कस खुद भी करा दूंगा कि ये कैसे बन सकते हैं और कैसे हमने इनको डील करना है। तो पहला इफेक्ट था हमारे पास बेटा हीटिंग इफेक्ट, और हीटिंग इफेक्ट को बेटा यूज़ कहाँ पर करते हैं बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक कैटल हो गए, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक कैटल्स। इसके बाद बेटा आपके पास थर्मोकपल्स है, थर्मोकपल्स। दूसरा बेटा जो इसका इफेक्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट, कि मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। ज़ाहिर सी बात, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है, नेक्स्ट वन चैप्टर के अंदर हम बेटा इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि जब किसी एक कंडक्टर में से स्मूथ करंट फ्लो करता है तो स्मूथ करंट के फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर में से हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है जो कि सर्कुलर टाइप होती है और उसका जो सेंटर होता है वो कंडक्टर के ऊपर ही लाई करता है। इस तरह से ये मैग्नेटिक इफेक्ट अपना प्रोड्यूस कराते हैं। अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट हम बेटा कहाँ इस्तेमाल करते हैं, करंट की मेजरमेंट के अंदर, ठीक है बेटा। करंट मेजर भी करते हैं हम एक मीटर की मदद से, और मैग्नेटिक इफेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। करंट की डिटेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं बेटा, करंट की डिटेक्शन के अंदर। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जो आपने जहन में रखने हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के लिहाज से। फिर थर्ड इसका आ जाता है बेटा केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट के अंदर किसी भी एक लिक्विड में से जब करंट को फ्लो कराया जाता है तो वो बेटा आयनिक स्टेट के अंदर तब्दील हो जाता है, वो आयंस में तब्दील हो जाता है। अब इस तरह की आयनिक स्टेट को हम बेटा हम फर्दर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उससे पहले किसी लिक्विड का आयंस में तब्दील कर देना, ये एक बेटा प्रोसेस बन जाता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। डिफाइन इसको बेटा ऐसे करते हैं, द प्रोसेस बाय विच करंट इज पास्ड थ्रू द लिक्विड एंड कन्वर्टेड इनटू आयंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइसिस। एक ऐसा तरीकाकार जिसके अंदर हम किसी भी एक लिक्विड में से करंट को फ्लो कराते हैं और वो लिक्विड बेटा आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट का लिक्विड है आपके पास, और उसके अंदर से जैसे करंट पास कराएंगे तो कॉपर और सल्फेट आयंस आपके पास बन जाते हैं। ये मिसाल आपने देख लेनी है। अब इस तरह के केमिकल इफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए कॉपर सल्फेट को ही किसी एक वेसल के अंदर रख के जब उसमें से करंट पास कराते हैं तो उसके अंदर कुछ टर्म्स हमारे पास आ जाती हैं, जैसा कि हमारे पास व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, कि वो लिक्विड जिसमें से आप करंट पास करा रहे होते हैं, जैसा कि कॉपर सल्फेट CuSO4 आप इसके लिए ले सकते हैं। तो इसे बेटा नाम दिया जा रहा होता है इलेक्ट्रोलाइट का। एनोड प्लस कैथोड दोनों को जोड़ के बेटा आपके पास ये बनते हैं इलेक्ट्रोड, यानी कि वो मटेरियल या वो मेटल्स जिनको आप किसी भी एक लिक्विड के अंदर करंट को इन करने के लिए या करंट को आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको बेटा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोड्स का। अब इलेक्ट्रोड में एक कहलाता है एनोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या वो मटेरियल जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, और दूसरा हमारे पास बेटा कहलाता है कैथोड जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दो डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछी जाती हैं। तीसरा है आपके पास बेटा वोल्टामीटर। सर अलेक्जेंडर वोल्टा, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक अम्लन बैटरी हमें तैयार करके दी थी। अब चूंकि हम यहाँ पर उसी बैटरी को ही डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के तरीक़ाकार के अंदर आप एक ख़ास तरह की बैटरी वेसल को ही इस्तेमाल करते हैं जहाँ लिक्विड के अंदर आयनिक स्टेट प्रोड्यूस करा के आप किसी मटेरियल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की तह को चढ़ा देते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा बेटा, चीप मेटल्स के ऊपर हम कोई एक ज़्यादती जो एक हाई कास्ट मेटल है उसको उसके ऊपर लेयर चढ़ाई जाती है, तो उसके लिए हम बेटा इस्तेमाल करते हैं। वोल्टामीटर बेटा वो वेसल है, ठीक है बेटा, वो वेसल जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसको नाम दिया जाता है बेटा वोल्टामीटर का। अब वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से हम किसी एक चीप मेटल के ऊपर एक जो हाई कास्ट मेटल है उसकी जो लेयरिंग करते हैं, तह चढ़ाते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो कि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। डिफाइन कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल्स on the cheap metals is called as electroplating।
बेटा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने जहन में रखना है। इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक बेटा ओहम्स लॉ। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा गया है, लेकिन रेयर 2-3 मरतबा आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। ओहम्स जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी एक कंडक्टर में से करंट और कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में मैथमेटिकल रिलेशन इन्होंने हमें दिया था। वो डेफिनेशन है इसकी बेटा, द करंट passing through the conductor is directly proportional to the potential difference applied on the ends of the conductor, providing the physical state of the conductor unchanged। कि किसी भी एक कंडक्टर में से बहने वाला करंट हमेशा उस कंडक्टर के दोनों एंड्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडीशन क्या है कि मटेरियल की या कंडक्टर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो तब्दील ना हो। व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स बेटा, उसका जो एरिया है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन है या उसका जो टेम्परेचर है, इन तमाम तर चीज़ों के अंदर कोई तब्दीली ना आए, तब करंट हमेशा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा बेटा जो अक्सर बच्चों को टफ करती है। कुछ बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, कुछ बुक्स के अंदर देखेंगे वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इसके अंदर थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो मैं कन्फ्यूजन दूर करा देता हूँ। पहले इस मैथमेटिकल फार्मूला को देख लेते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे बेटा, आप कांस्टेंट लगाएंगे 1/r। क्लियर बेटा? या जो दूसरी बुक के अंदर नोटेशन लिखी गई है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगर आप इसको लिखते हैं ना v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, कोई गलत नहीं है। i v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या v i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों फॉर्मेट हम ला के, इसके अंदर कोई चीज़ नई नहीं है। जस्ट आपने ये अंदाज़ा रखना है कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपने इस्तेमाल करना है। अगर तो आप इसको लिख रहे हैं i इज़ प्रोपोर्शनल टू v, तो उस वक्त कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1/r आपने लिखना है। जबकि अगर आप इसको लिख रहे हैं v इज़ प्रोपोर्शनल टू i, तब आपने जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना है वो r लगाना है। उसकी वजह कि अगर तो दोनों चीज़ों के ऑब्जर्व करें तो 1/r भी एक कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मिकदार तो कभी तब्दील नहीं होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं। साइन ऑफ नोटेशन है। तो अक्सर बच्चे इसके अंदर गलती कर जाते हैं। फॉर्मेट अगर आप इस तरह का लिख रहे हैं, आप 1/r अगर नहीं लगाते तो वो हमला गलत हो जाता है, वो हमला की मैथमेटिकल फॉर्म पूरी नहीं हो पाती। तो इसके ऊपर बेटा आपने गौर रखना है। अब जब इन्होंने अपना ये लॉ पेश किया तो इसके अंदर जो कांस्टेंट इन्होंने डिफाइन किया था वो बेटा रेजिस्टेंस थी। ठीक है बेटा, आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। और रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए बेटा डेफिनेशन है इसकी सिंपलर, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। कि किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अंदर जब मुखालफत आती है उसको बेटा उस मटेरियल की रेजिस्टेंस कहा जाता है, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहा जा रहा होता है। हम इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी ओहम लॉ से बेटा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आर अगर कैलकुलेट करेंगे तो वी डिवाइडेड बाई आई। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आपकी बनती हैं। अगर तो वोल्टेज करंट ग्राफ आपको दिया जाए, वोल्टेज करंट ग्राफ, तो उसका एरिया रेजिस्टेंस को जाहिर करेगा या उसका स्लोप? ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट एमसीक्यू उस ग्राफ का जो हमने अपना लेक्चर कवर किया था उसके अंदर जाके इसको बेटा देख सकते हैं। तो ग्राफ की इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं वो आपने जहन में रखनी है। अगर तो रेजिस्टेंस करंट ग्राफ आपको दे दिया जाए तो उसका एरिया या उसका स्लोप वोल्टेज को जाहिर करेगा। इसको भी ढूंढें, इसको तलाश करें। अगर तो आपको बेटा यहाँ से एक और फॉर्मेट बना देता है कि वोल्टेज और करंट ग्राफ बना देता है, तो वोल्टेज और करंट ग्राफ का स्लोप या फिर आपका एरिया, ये केस की इन्फॉर्मेशन देगा। रेजिस्टेंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, एरिया दे रहा होता है या फिर उसका स्लोप इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ये सारे फॉर्मेट बनाए क्योंकि आगे फर्दर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने लगे हैं इसके पर। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से काफ़ी सारी एमसीक्यूज़ आपकी आई हुई हैं आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। क्लियर बेटा? रेजिस्टेंस, इसका जो यूनिट अगर देखना चाहें 1 वोल्ट पर एम्पेयर, क्योंकि वोल्टेज वोल्ट के अंदर और जो आपके पास करंट है एम्पेयर में मेजर करते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में बेटा ओहम, इन्होंने अपने ही नाम से इसको मंसूब किया था। और जो साइन ऑफ नोटेशन इस्तेमाल की जाती है वो इस तरह की इस्तेमाल की जाती है। अब ओहम को कैसे डिफाइन करते हैं, जो ऑलरेडी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ सकता है। व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर passing through a conductor produce a potential difference of 1 volt across the ends of the conductor,
देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट से फर्ज कर लें ये कंडक्टर है, इसके 2 टर्मिनल्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है, और इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पेयर का है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है 1 ओहम के बराबर की होगी। ये आपने डेफिनेशन ज़हन में रखनी है। अब इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन बनता है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सबसे पहली चीज़ होती है कि बेटा लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ये हम आगे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे अपना, इसके ऊपर परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये जहन में रखें क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। एरिया ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है किसी भी एक कंडक्टर के लिए, जितनी कम लेंथ होगी उतनी कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। जितना बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी कम रेजिस्टेंस आएगी, जितना कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। अक्सर आप अपने अगर वायर्स को किसी कंडक्टर के ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए बेटा जितना ज़्यादा सफ़र होगा आपकी वायर्स तारें लगी हुई होंगी उतना ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होती है। कम वायर्स की लेंथ है तो कम रेजिस्टेंस आती है, जबकि आपने देखा होगा पतली तारें जो होती हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती हैं, उनके जलने के खदशात भी ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर वहीं उनकी जगहों पर आप मोटी वायर्स को इस्तेमाल कर लेंगे तो मोटी वायर्स से क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस कम हो जाती है, वो कम गर्म होती हैं। तो ये आपने नोटिस में रखना है। इसके बाद बेटा टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल के टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से कॉपर की वायर्स हैं, सिल्वर्स की वायर हैं या फिर किसी और मेटल की बनी हुई हैं, तो उसके ऊपर भी बेटा डिपेंड करता है। इसके बाद है बेटा स्ट्रेस को आपने डिफाइन किया था बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया ये स्ट्रेस हमेशा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 के अंदर भी कि ये या तो लेंथ में तब्दीली लेके आता है या एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में तब्दीली लेके आती है, तो या शेप के अंदर तब्दीली लेके आती है। ये तीनों तरह की चीज़ों में तब्दीली लेके आती है। तो स्ट्रेस के ज़ेर असर भी रेजिस्टेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू में तब्दीली होती है। ये MCQs बेटा जहन में रखिएगा। इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के दरमियान में डिफरेंस बताएं, इनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करें तो आपने इनको डिफाइन करना होता है बेटा। पहली डेफिनेशन ओहमिक की, अ कंडक्टर विच ओबेज द ओहम्स लॉ इज कॉल्ड एज ओहमिक। वो कंडक्टर जो ओहम लॉ को फॉलो करेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I और I इज प्रोपोर्शनल टू V। ये इस रिलेशन को जो भी कंडक्टर बेटा फॉलो करता है वो हमारे पास कहलाता है बेटा ओहमिक। और ये ग्राफ अगर देखना चाहें तो स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द सेंटर, स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा होता क्यों है, ग्राफ की स्ट्रक्चर ऐसी क्यों बन जाती है स्ट्रेट लाइन के अलावा बाकी क्यों नहीं बनता, ये उसी ग्राफ के लेक्चर के अंदर जो अभी मैंने कहा हम डिटेल में देख चुके हैं कि हमारे पास सिंपल अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ हमेशा उसका सेंटर में से पास करता है, ठीक है बेटा, और स्ट्रेट लाइन भी होता है। और ओहमिक कंडक्टर्स की जो आपके पास बेटा मिसालें हैं वो है आपके पास बेटा कॉपर, आपके पास है बेटा सिल्वर, इसके बाद है बेटा आपके पास गोल्ड। ये मिसालें लाजमी जहन में रखिए अपनी बुक के अंदर, जो ये आपसे MCQs पूछी जाती हैं, अक्सर आपसे MCQs पूछता है वो। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, अ कंडक्टर विच डज नॉट ओबे द ओहम्स लॉ इज कॉल्ड एज नॉन ओहमिक। एक ऐसा कंडक्टर जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन ओहमिक कहलाता है। इसकी बेटा मिसालें हैं हमारे पास फिलामेंट हो जाता है, ठीक है बेटा, या हमारे पास बेटा डायोड हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन ओहमिक होते हैं, मतलब कि कुछ टेम्परेचर तक तो ये I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि ग्राफ इसको तो फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ता है फिर ये जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी है इसको फॉलो नहीं करते, उनके अंदर वेरिएशन आ जाना शुरू हो जाती है। तो आपके पास जो भी एक नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है उसके ग्राफ इस तरह के होते हैं, ठीक है बेटा, पैराबोलिक टाइप होते हैं। पैराबोला वाजे तो नहीं बन रहा होता लेकिन झुकाव इस तरह का होता है। अब ये जो आपके सामने ग्राफ मैंने IV बनाया हुआ है करंट और वोल्टेज के दरमियान में, ये बेटा डायोड जाहिर करता है। डायोड जो आपने एक PN जंक्शन तैयार किया हुआ होता है उनका ग्राफ इस तरह का बनता है। जबकि ये जो दूसरा ग्राफ है ये बेटा फिलामेंट आपके पास एक वायर होती है
जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो फिलामेंट के लिए इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ग्राफ की स्ट्रक्चर ये जहन में रखिए, ये भी आपसे एमसीक्यूज वो 2 मरतबा पूछ चुका है कि ये फिलामेंट का है और ये आपके पास डायोड का है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।